Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार A.K. भट्टाचार्य। श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम मिस्टर भट्टाचार्य। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार लेख जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Benchmark domestic indices declined. Sensex drops over 550 points. Nifty settles at nearly 25,800. Major Asian indices close mixed, and India's retail inflation rises to 2.75% in January under new Consumer Price Index series. घरेलू शेयर बाजार पर आज मंदड़िए रहे हावी। सेंसेक्स 550 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 25,800 के नजदीक बंद हुआ। एशिया के प्रमुख बाजारों में दिखा मिला जुला रुख, और देश में नई उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स सीरीज पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंची। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their research and consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब सिलसिला घरेलू शेयर बाजार से खबरों का शुरू करते हैं। घरेलू शेयर बाजार पर आज शुरू से ही बिकवाल हावी रहे। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की अच्छी खासी बिकवाली की गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 559 अंक यानी 0.66% की गिरावट लेकर 83,675 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 147 अंक यानी 0.57% घाटे के बाद 25,807 दर्ज हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed deep in the red today, battered by a sharp sell-off in IT stocks. The markets opened lower with selling pressure dominating the session and keeping the indices firmly in bearish territory till the closing bell. The Sensex plunged 559 points or 0.66% to close at 83,675, while the Nifty dropped 147 points or 0.57% to settle at 25,807. सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 17 कंपनियों के शेयर आज घाटे में रहे। घाटा उठाने वालों में सबसे अव्वल रही कंपनी टेक महिंद्रा, जिसके शेयरों में 6% की गिरावट हुई। इन्फोसिस को 5.8% का नुकसान हुआ, जबकि टीसीएस के शेयर 5.4% लुढ़क गए। उधर लाभ कमाने वालों में सबसे आगे रही कंपनी बजाज फाइनेंस, जिसके शेयरों में 3.1% की वृद्धि देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.9% और ट्रेंट के शेयर 1.5% मुनाफे के साथ बंद हुए। Among the BSE sectoral indices, 17 of the 23 sectors ended in negative territory. Among the top drags, focused IT tumbled 5.4%, IT slid 5.3%, and realty lost 1.5%. Among the gainers, consumer durables jumped over 0.6%, financial services rose over 0.2%, and telecommunications added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,530 companies declined, 1,676 advanced and 162 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत हुआ, 90 रुपए 59 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में
96.79 पर चल रहा था। भट्टाचार्य जी, बाजार में आज की गतिविधि पर और कल भी थोड़ा सा ध्यान दें तो कल लगभग फ्लैटिश टोन दिखा था, जबकि आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और कारोबार की शुरुआत ही नरमी से रही और आखिर तक ये सिलसिला बना रहा। क्या प्रमुख कारण हैं आज के गिरावट के? देखिए, आज का जो मार्केट में जो बिकवाली हुई है उसका प्रधान कारण तो साफ दिख रहा है कि जो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं, उन कंपनियां का जो ग्रोथ सिनेरियो कहिए या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहिए, उनमें काफी बाधाएं नजर आ रही हैं। और ये बाधाएं आ रही हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिसरप्टिव एबिलिटीज जो हैं, उससे जो आईटी सर्विसेज की जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस है, उसमें बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचने का डर मार्केट में पहुंच गया है। उसी लिए यह प्रधान कारण है कि आज आईटी इंडेक्स का इतना बड़ा एक बिकवाली हुआ है। कल का जो बात जो आपने जिक्र की, कल भी थोड़ा बहुत आईटी जो स्टॉक मार्केट है, जब मार्केट क्लोज हुआ था उसी टाइम से ही उसमें बिकवाली शुरू हो गई थी। और इसीलिए जो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी मार्केट में थी, वो आईटी सेक्टर ने उतना उसको धक्का नहीं पहुंचाया। पर आज जो है, हालांकि फाइनेंस सेक्टर ने अच्छा किया है, पर जो आईटी सेक्टर ने वो एआई लेड डिसरप्शन जिसे हम कहेंगे, उससे काफी बहुत बिकवाली हुई है। और उसके साथ साथ दो और चीजें हुई हैं। मैं समझता हूं कि एक तो है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो जॉब का डेटा जो आया है, वो बहुत ही स्ट्रांग आया है। और उससे जो एक रेट कट की, जो यूएस फेड रेट कट करने वाली की जो एक एक्सपेक्टेशन या आशा कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट जब अच्छा होता है, तब उससे यूएस फेड को कोई जो इंसेंटिव होती है रेट कट करने के लिए, वो कम हो जाती है। उससे भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट में काफी डैम्पनेस आई है। पर ओवरऑल रीजन है कि एआई हमारी मार्केट्स को एआई नया आकार, नया आयाम दे रही है। उससे सर्विस जो सेक्टर्स जो हैं, सर्विस इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, उनके मार्जिन्स में बहुत स्क्वीज आया है। और उसी लिए ये वॉलेटिलिटी या ऊपर नीच बिकवाली हमें देखने को मिल रहा है। जी, Mr. Bhattacharya, what does today's broad-based decline signal about risk appetite ahead of the key macro and earnings triggers? Well, I think unless and until there is greater clarity on the impact of artificial intelligence will have on India's IT services prospects going forward, I think the outlook on the IT services will remain very, very muted and not very positive. So you mentioned IT stocks a while back, and just now that they underperformed sharply, while autos, PSU, banks and pharma held up. Is this rotation indicating a durable shift towards domestic cyclicals, or just a one-day positioning adjustment? No, I think as I said, that till the clarity emerges on what kind of medium to long-term impact the IT services sector will have to sustain because of the AI-led disruptions, I think this shift will continue. We are going to see some move towards the labor-intensive, even export-intensive sectors will probably get a boost because of the two agreements that the Indian government signed, concluded at least, if not signed, with the EU as well as the US. So there is move towards these sectors, whether you call it the auto sector or whether the financial sector or even the labor-intensive export sectors. They are going to see some upside, while the IT sector, the darling of the stock market for many, many months and if not years, is going to see a rough ride going forward.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश में नई उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स सीरीज पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई। पिछले साल दिसंबर में यानी ठीक एक महीने पहले ये 1.33% दर्ज हुई थी। ये आंकड़े एक दशक से अधिक समय में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इंडेक्स रिलीज में पहले बड़े संशोधन को दर्शाते हैं, जिसमें आधार वर्ष को 2012 से 2024 अपडेट किया गया है। गौरतलब है कि खुदरा मुद्रास्फीति दर में इस वृद्धि के बावजूद यह भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा के दायरे में रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 2.73% पर पहुंच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 2.77% दर्ज हुई। अखिल भारतीय खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर 2.13% दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल दिसंबर में इसमें 2.7% की डिफ्लेशन यानी शून्य से नीचे का रुझान देखा गया था। संशोधित सीपीआई की एक महत्वपूर्ण विशेषता इस सूचकांक में भोजन का वजन और प्रभाव को कम किया जाना है। मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2026 में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सेवाओं, कपड़े और जूते, रेस्तोरां तथा आवास सेवाओं और तंबाकू की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार कहा जा रहा है। यहां पर एक भी सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो संशोधन हुआ है वह क्या है, आम श्रोताओं के नजरिए से इसे बताएं और क्या बदलाव किया गया है जिससे अब ये एक तो जो इसका आधार वर्ष बदला गया है वह किस लिए और क्यों ये आवश्यक था, साथ ही अब ये क्या दर्शाएगा। देखिए मनोज जी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर बदलना, ये मैं मानता हूं कि एक कोई रूटीन कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मौलिक परिवर्तन हुआ है जी। और वो मौलिक परिवर्तन ये हुआ है कि हम जब मुद्रास्फीति या महंगाई की जो अनुमान लगाते हैं, जो आंकलन करते हैं, वो हमारी जो बदलती हुई उपभोग की प्रणाली जो है उसके साथ मिली हुई चाहिए। कंजम्पशन पैटर्न कहिए या मार्केट स्ट्रक्चर कहिए या डेटा की बेस जो है उसका प्रसारण या विस्तार, ये सभी दिशाओं में मैं समझता हूं कि ये जो नया जो 2024 का जो बेस नया आया है वो 2012 का बेस को बदल के 2024 का बेस कर दिया गया है। उसमें पहले जैसे मानते हैं करीबन 259 वस्तुएं का इंक्लूजन किया जाता था, उसके 259 वस्तुएं अब 308 वस्तुएं हो गई हैं। पहले सर्विस जो सेवाएं जो थी वो सिर्फ 40 थी, उसको बढ़ाकर 50 कर दी गई हैं। जो ऑनलाइन जो सर्विसेज जो हैं जैसे ओटीटी हुई, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज हुआ, एयर फेयर्स जैसे विमान सेवा की जो एयर फेयर्स हैं उनका, सो ये सारी चीजों से और ये सारी जो बेस है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 का है। तो लेटेस्ट तो ना कि ये इसमें आपका जो सिस्टम का जो एक विस्तार हुआ है और उसका एक आधुनिकीकरण भी हुआ है, मैं समझता हूं, और एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को अपनाया गया है। और उसी के कारण मैं समझता हूं कि जैसे आपने भी बताया कि जो फूड एंड बेवरेजेस आइटम जो है उनका जो वेट जो है वो घट गया है, पर जो हाउसिंग सेक्टर का है उसका वेट, जैसे रूरल हाउसिंग पहली बार आया है, मेडिकेयर, हेल्थ केयर, वो उसका योगदान बहुत ज्यादा हो गया है। एजुकेशन सेक्टर का वेट अब 4% है और एजुकेशन सेक्टर में कोचिंग, उसमें स्कूल फीस, सबका सो एक पूरी तरह से एक नया आयाम से नया एक रिफॉर्म संस्कार किया गया है। उसी के कारण मैं समझता हूं ये जो नया जो मुद्रास्फीति का दर है वो थोड़ा बड़ा है। इससे जो कोर और नॉन कोर का जो एक डिबेट चलता आता है वो भी मैं समझता हूं कि ये कोर और नॉन कोर का डिबेट में थोड़ी बहुत एक रियलिज्म आएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगली अप्रैल में
जो बैठक होगी जी वो जैसे पहले भी उन्होंने सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस साल 2026-27 को शायद थोड़ा ऊपर जाएगा, उसी के अनुपात में मैं समझता हूं कि नया जो बेस है वो भी इन्फ्लेशन थोड़ा जो बढ़ जाएगा, एलिवेटेड होगा, उसको दर्शा रहा है जी. So does this inflation at 2.75%, in fact your last sentence that you talked about the monetary policy reactions that will come in from RBI, will that, which is near, now 2.75 is near the lower end of the RBI's tolerance band, will this create space for earlier than expected monetary easing? Or will the central bank treat this first reading under the new series cautiously and wait for a longer data history? It's a very important question that you have raised, Mr. Lake. My sense is that the Monetary Policy Committee members were probably aware that a higher print of the inflation numbers might hit the economy and the analysts. So, which is why they announced a pause. And my sense is if this trend continues, this neutral stance of the Monetary Policy Committee on the question of monetary policy rate will remain unchanged for at least the next two rounds. Still, there is stability in terms of a slightly lower trajectory. Okay. If the inflation remains little elevated, the Monetary Policy Committee members will be a little wary in thinking of a cut at this point in time. Okay. Mr. Bhattacharya, what are the implications of this 2.75% retail inflation for households' real income across states, given that, some large states like the Telangana and Kerala are already showing significantly higher inflation than the all India average, and could this widen regional disparities? As we say that, India is not just, one market, it has got several markets. In the case of the retail inflation, if you look at the state numbers, you will see how inflation, even in the retail inflation level, varies differently. But in the new index, the new base with 2024 based January 2026, Kerala surprisingly shows a much lower inflation rate than in the previous index, whereas Telangana continues to show an inflation rate of around 4.92%, while Kerala's inflation rate has stabilized at 3.67% for January. So I think this variety is actually also shows how the index and the inclusion of many new items, like as I said about the education, the house rent, and the healthcare, and the new service items, which has gone up from 40 to 50, and goods from 259 to the 360. So the 300. These are reflective of how the play of retail inflation is going to impact different markets, different states, different cities even, and rural India and urban India. Those varieties will make the job of economic analyst a little more challenging and little more rewarding as well. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और श्रोताओं आपको लिए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख शेयर बाजार, जहां आज मिला-जुला रुख दिखा है। निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.1% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली लाभ के साथ बंद हुआ। बिकवाली का दबाव देखना हो तो हम हांगकांग का हैंगसेंग शेयर बाजार आपको लिए चलेंगे, जो 0.9% घाटे के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी मामूली नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजार पर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक तेजी का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.5% लाभ के साथ चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.7% की वृद्धि थी और लंदन का FTSE 100 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Wall Street ended on a tepid note yesterday
Among the major indices, the Nasdaq Composite Index dropped nearly 0.2%. The Dow Jones Industrial Average dipped over 0.1%, and the S&P 500 remained unchanged. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 130,000 in January, while the unemployment rate remained largely unchanged at 4.3%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Meanwhile, investors will next turn their attention to the January Consumer Price Index report, which is scheduled for release on Friday. Mr. Bhattacharya, there was a stronger than expected employment report yesterday, which has increased expectations that the Federal Reserve may slow the pace of its interest rate cut. What's your take? Well, yeah, I think you are absolutely right. With the strong U.S. job data and an unemployment rate remaining broadly unchanged, I think the incentive for the U.S. Fed to go in for any cut, in spite of any political nudge from the establishment in the U.S. To cut rates, will probably remain unfulfilled. So I think the U.S. Fed rate cut is not anywhere in the horizon unless the softness in the economy gets a little worrying. So therefore, I don't think that expectation of a U.S. Fed rate cut is going to be fulfilled very soon, which means that the domestic markets in India will have to go through a little bit of uncertainty, because when the Fed rate does not get cut, then the money that would have otherwise flown into the emerging economies, markets like India, will probably be prolonged. That wait will be prolonged. Moving on, Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is working for a resilient and self-reliant India by giving a push to economic growth and ensuring inclusive development. Replying to a discussion on union budget in the Rajya Sabha, the minister said high growth has been maintained while keeping the inflation low. She said the National Statistics Office projects country's GDP to grow by 7.4% in the financial year 2025-26. She said the CPI inflation softened to 2%, which reflects the strong growth fundamentals of the country's economy. Ms. Sitharaman stressed that this year's budget reflects the government's vision for the manufacturing sector. Mr. Bhattacharya, quick comment on what the FM said. Well, I think the current the economic growth is, as she said, 7.4%. And if you look at the budget is projecting a nominal economic growth for next year 10% compared to the nominal economic growth of the current year at 8%. So clearly, the government believes that growth will continue to remain comfortable, maintaining a comfortable trajectory, and the focus on manufacturing, as well as some other the IT sector in the budget will probably revive the economy's growth prospects. On India-US trade talks, Mr. Jaiswal said that the joint statement on the framework for an interim trade agreement remains the basis of both nations' mutual understanding in the matter. He added that both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. He said the amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement. The joint statement is the framework and remains the basis of our mutual understanding in this matter. Both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. The amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement. India's trade surplus with the United States could cross $90 billion annually after the new trade deal. This may also lead to additional surplus of at least $45 billion per year
A research report released today by the State Bank of India said this increase is equal to 1.1% of India's GDP. It could also result in savings of $3 billion in foreign exchange reserves. SBI Chief Economic Advisor Soumya Kanti Ghosh has said that as per preliminary estimates, Indian exporters may raise exports of the top 15 items to the US by $97 billion in a year. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वैश्विक चुनौतियों के बीच 27 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ के नेता आज बेल्जियम में भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। यूरोपीय संघ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक रुख, चीन की आक्रामक आर्थिक नीतियों और रूस से उत्पन्न हाइब्रिड खतरों का दबाव है। इसे ध्यान में रखते हुए यह बैठक आयोजित हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर ने कहा कि यूरोप को अपना रुख बदलना होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आगे बढ़ने के तरीकों पर अलग अलग विचार हैं। ये बैठक मार्च के अंत में होने वाले एक बड़े शिखर सम्मेलन के प्रस्तावों को आकार देने में सहायक होगी। Moving on, the global crude oil prices remain in negative zone as investors await the International Energy Agency's lowering of its global oil demand forecast for 2026 against potential escalation of US-Iran tensions. Brent crude was trading around 0.2% down at $69 and 28 cents per barrel, and WTI crude was trading marginally down at $64 61 cents per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.4% down at 1,58,230 rupees per 10 grams. Silver was trading more than 1.2% lower at 2,60,490 rupees per kilogram a short while ago. और अब नजर डालते हैं MCX पर सोने चांदी के ताजा भाव पर। ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% नरमी के साथ 1,57,976 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 1.2% कम होकर 2,59,725 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। यहां पर हम सोने और चांदी के जो एक बढ़ता रुझान था और उसके बाद हमने तेज गिरावट देखी और अब एक स्थिर क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा, क्या रुझान आने वाले दिनों में दिख रहा आपको? देखिए मनोज जी, मुझे लग रहा है कि जो सोना और चांदी की बहुत तेजी से इनके दाम बढ़े थे और अभी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है। मेरे ख्याल से अगले हफ्तों में अगर स्टॉक मार्केट और ग्लोबल वैश्विक बाजार अगर नॉर्मलाइज हो जाए ट्रेड डील के तहत, मैं समझता हूं कि जो सोना और सिल्वर का जो तेजी जो है उसमें थोड़ी बहुत नरमी और भी दिख सकती है। Mr. Bhattacharya, with domestic gold prices showing range-bound choppy behavior, are we at a risk of a positioning shakeout if real global yields back up or the rupee weakens further? I think this is largely to do with what's really happening to the investors' desire to park their resources and savings in sectors that are more safe and secure. But right now, with the stock markets probably getting back their mojo a bit, I think gold will not be the same commodity as it used to be. जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भट्टाचार्य जी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Mr. Bhattacharya. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices decline. Sensex drops over 550 points. Nifty settles at nearly 25,800. Major Asian indices close mixed. And India's retail inflation rises to 2.75% in January under new Consumer Price Index series. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।